गाइस, प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा था कि बेन चाओ जो होटल में था, बेन चाओ दरअसल सुबह होटल के वेटिंग एरिया में बैठा था। एक्चुअली वो जिस ओमेगा से मिलने आया था, ना तो वो उसका नाम जानता था ना रूम नंबर। तो उसे लगा कि वो कभी ना कभी वो ओमेगा नीचे तो आएगा, इसलिए वो लॉबी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर वो विंग के सामने आया और गुलदस्ता विंग की तरफ बढ़ाकर बोला, व्हाट अ सरप्राइज़! मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मुझे यहाँ मिल जाएंगे। बेन चाओ की आंखों में अनिका विंग को झूठ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन अपने बेटे को वापस पाने की बेन चाओ आखिरी कड़ी था, इसलिए विंग उससे हाथ से बुके ले लेता है। बेन चाओ विंग को मौका देकर पूछ लेता है, यहीं बगल में एक अच्छी कॉफ़ी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? विंग अपना सर नोट कर देता है। बेन चाओ को तो अपने लक पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो फिर उस विंग से कहता है, कमाल है, हम लगातार 2 दिन से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता। फिर वो विंग की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय, माय नेम इज़ बेन चाओ एंड योर्स? विंग कुछ सोचता है और फिर कहता है, शियान। दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके बाद बेन चाओ झुककर विंग को आगे चलने का इशारा देता है। विंग जब वहाँ से चला जाता है, बेन चाओ तो खुशी के मारे उछलने लगता है और एक नोट निकाल कर दरवान को देता है। फिर विंग और बेन चाओ वहाँ से होटल से बेन चाओ की कार पर निकल जाते हैं। ये सारा सीन वांग जी और सिचन देख रहे होते हैं। वांग जी ने जो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था। होटल चेक इन रजिस्टर में उसने विंग का नाम पढ़ लिया था, फिर उसने बेन चाओ को अपना नाम शियान क्यों बताया? वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस ओमेगा का असली रूप क्या था। तभी सिचन ने वांग जी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर अल्फाओं को फंसाना इस ओमेगा की हॉबी लगती है। भैया, यू शुड बी केयरफुल, हमें और सिजोई को इस ओमेगा से दूर रहना चाहिए। वांग जी चुप था, मगर वो सोच रहा था, मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील किया, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की। फिर ये ओमेगा कौन है? क्या है इसका असली रूप? क्या है इसका सच? बेन चाओ और विंग कॉफ़ी शॉप पर पहुँचे। कोने के एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गए। सारे रास्ते विंग ने सिर्फ बेन चाओ की बातें सुनी, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि बेन चाओ से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। तभी बेन चाओ चेयर पर बैठते हुए सवाल पूछता है, वो जो आपके छोटी बहन में और आपकी एज में डिफरेंस काफ़ी है, मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21 या 22। बस विंग इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत जवाब दिया, काफ़ी जानकारी है आपको मेरी, वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। यह सुनकर बेन चाओ को लगा कि शियान को भी उसमें इंटरेस्ट है। बेन चाओ स्टाइल से पूछता है, अच्छा, जैसे कि? विंग ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे कि आप मैरिड हो। ये सुनते ही बेन चाओ के सारे अरमानों पर जैसे पानी पड़ गया और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। विंग कंटिन्यू करता है, इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, है ना? बेन चाओ हैरान होकर पूछता है, शियान, तुम ये सब कैसे जानते हो? विंग बेन चाओ के हाथ पर हाथ घुमाकर कहती है, आप ही ने तो कहा था। विंग बेन चाओ का नाम युनमक को किसी से भी पूछ लो, हर घर आपके घर तक छोड़ देगा। बेन चाओ अपने सनग्लासेस उतारकर अपना सिर के पीछे वाले हिस्से पर मार के अपने नसीब को कोसते हुए बोलता है, देखो शियान, उस ओमेगा के साथ मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं बीजिंग चला गया और जब वापस आया तब तक डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने जब एक बच्चे को जन्म दिया और उसके साथ वो यहाँ से संघाई चला गया। विंग बेन चाओ की बात को दोहराते हुए कहता है, बस इतना ही? बेन चाओ हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग से रहा नहीं गया और उसने पूछा, और उसका बेटा कहाँ है? यह सुनकर बेन चाओ एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज़ जैसे हलक में अटक गई, वैसे अटक अटक के बोला, वो बेटा नहीं। कौन बेटा? विंग का पारा पूरी तरह से चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे खुद की बात पर जोर देते हुए सीधा पूछ ही लिया, उसका बेटा, उसकी लड़की, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है?
वेन चाओ को हुआ तो, लेकिन वेन चाओ चौंका तो, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक भी हुआ कि शान इस तरह विंग के बारे में क्यों पूछ रहा है। विंग को नाराज होकर जाते देख वेन चाओ सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो शियान को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगा, और अपने नए नए क्रश को खुद से दूर जाता रोकने के लिए वेन चाओ ने इसे आवाज़ दी, रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। विंग जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था, वो तुरंत रुक गया। उसकी धड़कनें तेज थी, मगर अपने आप पर उसने संयम रखा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वेन चाओ को किसी भी बारे में कुछ भी पता चले। पिछले 6 सालों से विंग को बस इसी पल का तो इंतज़ार था कि उसकी बेटी की कोई खबर मिले। तुरंत विंग ने अपने पर्स से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वो नहीं चाहता कि उसकी आंखों की नमी वेन चाओ देखे, लेकिन वेन चाओ ये देखकर और टेंशन में आ गया। उसे लगा कि विंग वहाँ से निकलने की तैयारी में है, सनग्लासेस पहन रहा है, इसलिए वो टेबल से उठकर विंग के पास आया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कोई उनकी बातें तो सुन नहीं रहा। फिर धीरे से विंग से कहा, देखो शान, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे को क्या हुआ। दरअसल वो उसके फादर ही थे जिसने उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर विंग की तो पूरी तरह से टूट गया। उसे शक तो था कि उसके पापा उसकी किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज वेन चाओ से ये जानकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पापा ऐसा क्यों किया। वेन चाओ जब तक विंग के पीछे खड़ा था, उसने विंग के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसके सामने आया। विंग अपने शौक में था। वेन चाओ के सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहाँ वहाँ देखने लगा। विंग की इस नर्वस को देखकर वेन चाओ ने पूछा, क्या हुआ शान, तुम इतने नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज़ अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? विंग अभी शौक था, लेकिन वेन चाओ का शक बढ़ न जाए इसलिए विंग ने किसी तरह बात कर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाता। उनके बारे में जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो दोस्ती नहीं करता। वेन चाओ थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोलता है, अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए वेन चाओ एक बड़ी सी फ्लर्टी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन विंग के लिए अब वेन चाओ किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानता था वेन चाओ उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता। विंग बिना हाथ मिलाए वेन चाओ से सिर्फ इतना ही कहता है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। इतना कहकर विंग वहाँ से चला गया। वेन चाओ शियान का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर मन में सोचा, शहर का ओमेगा है, नखरे तो करेगा ही। दूसरी तरफ वुसु होटल में जिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच में थी। जिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, तुम सब पीछे रहो, मैं आगे जाके दुश्मनों का वंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। 1 to 1 तुम एयरवेज पर हमला करो, रेडी तो ब्लास्ट, एनिमी लीडर 1 2 3 वी वोन द गेम। हमेशा की तरह जिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में जिया स्वेट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फ़ोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी कमरों को देखकर उसे जज करें। कई लोगों को लगता था स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया में जिया के फैंस उसे वेल प्लेड, यू आर द बेस्ट का मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 2500 से ज़्यादा पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी जिया के पास। जिया पर अब इन मैसेज का कोई असर नहीं होता था। उसका मोर्टल फाइट गेम वर्ल्ड की चैंपियन थी। जिया ने अपना टैबलेट सोफा पर घुमाकर फेरा, खड़ी हुई और रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। फ़ोन उठाकर जब वो रूम सर्विस का नंबर डायल करने वाली थी, तब उसे विंग की बात याद आ गई। विंग ने बाहर जाते वक्त उसे कहा था कि रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। जिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर वो काफ़ी शरारती थी। वो उन बच्चों में से जिनसे कोई बात करने से मना करो तो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाती थी कि आखिर ऐसा करने से उसे मना क्यों किया गया है। जिया एक बड़ी शैतानी मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला और सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। फिर जिया ने इंटरकॉम के पास गई और शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। तभी लान वांगची के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजी। रूम में इस वक्त सिर्फ सिचेन और सिजोई मौजूद थे।
सिचन जो बालकनी में खड़ा अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर झगड़ रहा था। किसी गेम में उसके दोस्त की वजह से उसकी टीम हार गई थी। सिचन उस दोस्त को समझा रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट एंजल के गेम को फॉलो करे ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके। और सिचन को बिजी देखकर सिजोई ने खुद ही फ़ोन उठा लिया। सिजोई अपनी प्यारी मीठी सी और धीमी आवाज़ में बोला, हेलो। तभी सामने से जिया भी हंसते हुए कहती है, बच्चे हो मतलब छोटे पागल। यह कहकर जिया फिर हंसने लगी। सिजोई दिखने में वो जिया जैसा था, लेकिन वो जिया के विपरीत था। सिजोई ने अपने ओठ से दांतों को दबाकर कुछ सोचते लगा और फिर बोला, मैं पागल नहीं हूँ। वे जिया की हंसी रुक गई। फिर उसने सिजोई से इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई है? ये सुनकर जिया सोच रही थी, मॉम ने सच ही कहा था, सामने सच में दो पागल रहते हैं, ऐसा उसे लगने लगा था। जिया को अब और भी ज़्यादा सरस सूझी। उसने सिजोई को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है। सिजोई को अपने छोटे हाथों में फ़ोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो रिसीवर को दूसरे हाथ में लेकर फ़ोन में बगल वाली सीट पर बैठ गया और फिर उदास होकर उसने कहा, टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर विजिया ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। सिजोई काफ़ी वक्त से अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। जिया की आवाज़ सुनकर सिजोई को लगा जैसे उसे कोई पुराना दोस्त मिल गया। उसने जिया से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? जिया को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, ऑफ कोर्स मैं जाती हूँ, हर बच्चा स्कूल जाता है, तुम नहीं जाते क्या? मासूम सिजोई बोलता, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे, फिर पापा मुझे यहाँ ले आए। ये होटल पापा का ही है, अब हम यहीं हैं, होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर आती है मुझे पढ़ाने। जिया ने ऐसी सीरियस बात पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शौक होते हुए सिजोई से पूछा, स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बना कर रहते हो? अच्छा तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? सिजोई पीछे मुड़कर चेक करता है कि कहीं सिचन तो नहीं आया। सिचन को पीछे देखकर सिजोई ने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, यहाँ मेरे साथ पापा और अंकल रहते हैं। जिया को सिजोई की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे सिजोई पर दया भी आ रही थी। जिया किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और सिजोई के सामने एक ऑफ़र रखा, अच्छा एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? सिजोई जिसकी लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ों की कमी है, एक माँ और दूसरा दोस्त, इसलिए सिजोई ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज़ में जैसे अचानक जोश आ गया। जिया भी खुश होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम जिया, तुम्हारा नाम क्या है? तो सिजोई ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम लान सिजोई। तुम कहाँ से बोल रही हो? जिया ने जवाब दिया, मैं तो सामने ही रहती हूँ और मेरी मॉम तुम्हारी होटल में गेस्ट हैं, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर सिजोई ने बाहर बैठे सिचन को देखा। उसे लगा कि सिचन तो अपने ही प्रॉब्लम में से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर एक हाथ फ़ोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से बाहर अकेले नहीं निकलने देंगे। जिया ने एक हाथ अपनी कमर पर रखकर फ़ोन का रिसीवर सर पर पटका। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल लॉबी में मिलो। मैं मम्मा को फ़ोन करके बोल दूँगी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। वो जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज़्ज़ा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। तभी सिजोई थोड़ा कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजाते हुए कहता, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? जिया इम्प्रेस होकर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन, एक काम करो, ब्लैक पेन ब्लैक टी शर्ट पहन कर आना। मैंने भी वही पहना, हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। सिजोई को आइडिया पसंद आया। उसने फ़ोन रखा और सिचन की तरफ देखते हुए उससे बचते हुए दबे पाँव अपने अंदर कमरे में चला गया, जो कि सिजोई का ही था। और दूसरी तरफ जिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बना लिया। फिर कुछ सोचकर जिया ने अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप किया, आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर पिज़्ज़ा, कम फास्ट, और वो मैसेज उसने विंग को भेज दिया। कुछ ही देर बाद सिजोई अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकला। उसने देखा सिचन अभी कान में हेडफोन डाले फ़ोन पर बिजी था। सिजोई ने इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था वांगजी को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है।
मगर नए दोस्त और बाहर पिज्ज़ा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। सिजोई दबे पांव मेन डोर तक गया और सिचेन को पता न चले इस तरह दरवाज़ा धीरे से अनलॉक किया और सिचेन की ओर देखते हुए सिजोई रूम से बाहर निकल गया। इधर अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर सिजोई कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। सिजोई की नज़र सामने वाले सूट पर पड़ी। उसे प्लान थोड़ा चेंज किया, क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। सिजोई कॉरिडोर में आगे बढ़ा और वो जिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर उठा डोरबेल बनानी चाहिए, लेकिन वहाँ उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने दरवाज़ा नॉक करने का सोचा। वो नॉक करने ही वाला था, तभी लिफ्ट खुलने की आवाज़ आई। सिजोई का तो दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा अगर वांगजी ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। सिजोई डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने लगा। तभी उसने देखा लिफ्ट से उसके विंग बाहर आ रहा था। उसके पापा वो वहाँ ना देखकर सिजोई की जान में जान आई। वहीं विंग सिजोई को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंका और फिर वो सिजोई के पास गया और उसके गाल पर हाथ फेर कर बोला, आई एम सॉरी, मम्मा इज़ लेट। एक माँ होने के बावजूद सिजोई को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वो धोखा खा गया। सोच रहा था उसकी बेटी विजिया है। सिजोई बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। उसने रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही अपने फ़ोन को भी। कार्ड का लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगा। इसके साथ ही वो सिजोई को जिया समझकर प्यार से डांट भी रहा था। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब है? तुम्हारी शैतानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। तभी रूम लॉक होने की आवाज़ आई और इसी आवाज़ के साथ विंग की नज़र जिया के मैसेज पर पड़ी। व्हाट डू यू वांट टू ईट पिज्ज़ा, कम फास्ट। ये पढ़ते ही विंग का गुस्सा फिर से शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर सिजोई के गालों पर किस की और बोला, आई एम सो सॉरी। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, चलो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। फिर विंग सिजोई का हाथ पकड़कर उसे सीधा लिफ्ट में ले गया। इन सब चीज़ों के बीच सिजोई सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। विंग का टच और उसका प्यार से देखकर विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक मदरली लव मिल रहा हो। सिजोई ये तक भूल चुका था कि उसकी एक नई दोस्त को मिलना है। इस वक्त वैसे विंग और उसका लव चाहता था। लिफ्ट में विंग के बगल में खड़ा सिजोई धीरे से अचानक विंग की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर विंग को थोड़ा अजीब लगा और उसने सिजोई की तरफ देखा। सिजोई की आंखें जैसे विंग की आंखों से पूछ रही हों कि क्या तुम कहाँ थी? विंग जो कि सिजोई को जिया समझ रहा था, उसने एक पल सोचा कि विजी ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको। इसलिए उसने सिजोई को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर सिजोई को अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। सिजोई ने आंखें बंद कर ली और विंग को जोर से पकड़ लिया, इतना टाइट हग, मानो जैसे सिजोई हमेशा इसी पल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने विंग को पहले कभी देखा तो नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था कि विंग की गोद में पहले ही खेला है। विंग धीरे से सिजोई के पेट पर अपने हाथ से थपथपाता है, फिर चलते हुए सेकंड सिजोई विंग के कंधों पर सरक कर सो गया। और जब ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचे और जिस तरह से तो सामने खड़ा था वांग जी और विंग की नज़रें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सिजोई का सर विंग के कंधों पर झुका होने के कारण वांग जी ने उसका चेहरा नहीं देखा। विंग सिजोई को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गया। वांग जी बस विंग को जाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो वांग जी ने अभी सिजोई को विंग की गोद में देख लिया। आगे जा रहे विंग को कुछ एहसास हुआ तो वो चलते हुए रुका और टर्न होकर वांग जी की ओर देखने लगा, तो उसने देखा कि वांग जी उसे घूर रहा था। विंग के मुड़ के देखने की वजह से वांग जी को एहसास हुआ कि वो विंग को एकटक देखे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा एम्बेरस होकर यहाँ वहाँ देखकर खांसने लगा और हड़बड़ाहट में लिफ्ट के अंदर चला गया।
वांग जी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि उसने विंग को गलत सिग्नल ना मिल जाए। उसके अंदर ये सब हलचल चल ही गई थी और फटाफट वो लिफ्ट के अंदर गया और सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। अब तो उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की दीवार पर दे मारा और दर्द उसे ही हुआ। टॉप फ्लोर का लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वांग जी के सामने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने वे जिया लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए खड़ी थी। वांग जी जो पहले से थोड़ा रिश्ता था, उसने जिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने वो कितनी बार बोला है मैंने। Why don't you listen to your dad? डैड। यह सब सुनते ही जिया की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा उसकी स्माइल से भर गया। उसने अंदर की सारी ताकत उड़ाकर खुशी के मारे जोर से चीखा और बोला, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया यार, डैड मिल गए। जिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह वांग जी से चिपक गई। वांग जी हैरान हो गया। हमेशा चुपचाप रहने वाला सिजोई आज क्या हो गया है? इस बच्चे के चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आज सिजोई से मेल खाए। वांग जी ने सिजोई को के दोनों हाथों से पकड़ा और उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया और फिर पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? जिया ने वांग जी का हाई फाई देकर कहा, आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही ठीक हूँ। वांग जी सिजोई को लेकर कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव था, मगर आज उसका डरना सही था। उसे लगा सिजोई को मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे सिजोई पर कोई स्ट्रेस हो। वांग जी ने सिजोई को थोड़ा नरमी से कहा, तो चलो बेटा अंदर चले, हमारे खाने का वक्त हो गया, भूख लगी होगी। जिया ने भी पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। फिर जिया ने वांग जी के हाथ को में इशारा करके झुकने को कहा। वांग जी भी बिना देर किए झुक गया। जिया ने वांग जी के कान में फुसवाते हुए कहा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। ये सुनकर तो वांग जी और भी हैरान हुआ। आज तक सिजोई ने कभी कोई डिमांड नहीं की थी और अचानक डिमांड की तो पिज़्ज़ा की। वांग जी सिजोई की ऐसी कंडीशन में उसे किसी भी चीज़ के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और नहीं बिगाड़ना चाहता था। उसने फ़ोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया और बोला, हमारी होटल का बेस्ट पिज़्ज़ा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। और इधर सारे रास्ते टैक्सी पर विंग खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहा था कि आखिर उसके पापा उससे किस जन्म का बदला ले रहे हैं, क्यों उन्होंने विंग से उसका बेटा छीना। वो बार बार एक ही चीज़ सोच रहा था, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। और वहीं सिजोई चुपचाप विंग को देख रहा था। सिजोई चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी ना टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि आज जिया ना तो गेम खेल रही थी और ना कुछ बोल रही थी, वो बस विंग को देख रही थी। होटल की टेबल पर बैठकर सिजोई ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर पे लगा ली। विंग जिया के टेबल मैनर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जिया की आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज़ में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक विंग की नज़र में जिया की आंखों पर पड़ी। सिजोई की आंखें हमेशा थकी हुई और कमज़ोर लगती थी, इसलिए विंग अपनी बैग में से एक आईना निकाला और फिर सिजोई को दिखाकर बोला, देखो क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने में बिजी रहते हो। Why don't you listen to your mom? सिजोई ये सुनते ही मुस्कुराकर विंग से पूछा, मॉम आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली जिया इतना शांत देखकर विंग को उसकी चिंता हुई। विंग अपनी चेयर से उठकर सिजोई के बगल में बैठ गया और फिर उसके माथे को चूमकर पूछता, इज एवरीथिंग इज ऑल राइट? मासूम से सिजोई ने हाँ में सिर हिलाया। विंग उसके जवाब से संतुष्ट तो नहीं था। उसे पता था कोई बात तो है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली जिया आज इतनी शांत हो गई। फिर विंग ने सिजोई के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ और इतने शांत क्यों बैठे हो आज? सिजोई विंग का हाथ पकड़कर कहता है, आई एम फाइन, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम।
सिजोई यह कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगता है और फिर प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए सिजोई ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? विंग ने सोचा, जिया आज तक उसे मम्मा बुलाती आई है, अब मॉम बुलाना चाहती है। फिर बिना ही सोचे उसने सिजोई के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए कहा, मॉम कहो या मम्मा, मैं हूँ तो तुम्हारी ही माँ। सिजोई जोर से चिल्ला पड़ा, सचमुच? सिजोई ने अपने टेबल पर खड़े होकर विंग के सामने अपनी बाहें फैलाई और कहा, लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और फिर मेनू उठाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगे। और इधर होटल में जिया वांग जी का हाथ पकड़े हवा में हाथ पांव उछालते हुए होटल के कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुए। सिजोई का ऐसा बर्ताव वांग जी ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफ़ी शॉप में पहुंचकर जिया ने कहा, रुको डैड, टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। जिया ने ऐसा टेबल चुना जहाँ से लिफ्ट का दरवाज़ा ठीक से दिखे। उसने अपने दोस्त को पहचाना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। वांग जी जिया की हर एक हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज़्ज़ा आया। जिया जो पिज़्ज़ा देखकर खुश हो गए और उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया। वांग जी को ऐसे टेबल मैनर बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने सिजोई को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगा ले, फोक और नाइफ से खाना खाना चाहिए, मगर आज उसे सिजोई को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। और वहाँ जिया मुंह में पिज़्ज़ा का एक बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मामा ने आपको कैसे ढूंढा? जिया की ये बातें सुनकर वांग जी को टेंशन बढ़ने लगा। वांग जी कुछ बोल पाए उससे पहले जिया खुद ही आगे बोल पड़ी, चलिए ये बताइए कहाँ थे आप अब तक? ये सुनकर वांग जी एकदम शॉक है और सोचे जा रहा था उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है, वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। ना चाहते हुए भी धीरे से सिजन की बातें सच लगने लगी थी कि कहीं उस विंग ने सिजोई पर जादू तो नहीं किया। इधर लान ग्रुप की 22 कंपनीज में स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड थी। यूनमक के इंटरनेशनल लेवल की एक मॉडर्न मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद वांग जी को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी। सब कुछ फिजूल लगने लगा। उसने तय कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए वो सिजोई को विंग के चंगुल से बचा कर रहेगा। वांग जी ने अपनी मुट्ठी बनाई और मुट्ठी को लगाकर कुछ सोच रहा था। जिया अब एक पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुनकर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे वांग जी की मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से वांग जी का शरीर फिट, फ्लैट एब्स, टोन मसल्स, टक्सीडो शर्ट से साफ नजर आ रहा था। जिया ने वांग जी के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबा कर कहा, वाह, मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप मुझे एक हाथ से पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मज़ा आएगा। सिजोई की कमज़ोर मनस्थिति को समझते हुए वांग जी के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था और वो सिजोई को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे जी में जो आए वो करो, बस मेरी एक बात मान लो। देखो तुम उस साथी ओमेगा जो 2402 में रूम में रहता है ना, उसकी बात मत सुनना। जिया ने अपने हाथ को उठाया और टॉपिंग्स का एक बड़ा टुकड़ा ज़मीन पर फेंक गया और वो वांग जी की इस बात पर नाराज़ होकर बोला, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट शी इज़ माय मम्मा। इतना सुनते ही वांग जी हैरान रह गया। उसने पूरा मन बना लिया कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट को वो सिजोई का इलाज करवाएगा और विंग पर केस करेगा। गुस्सा हुई जिया ने टेबल से उठकर वांग जी से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा, और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर जिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। वांग जी ने अपना फ़ोन टेबल से उठाकर जिया के पीछे भागा। वांग जी ने देखा आज सिजोई की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था कि सिजोई भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह ओवर बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर जिया अटक गई
वो वांगजी की तरफ मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। वांगजी जिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, जिया ने उसे रोक दिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। डोंट यू नो व्हाट दैट? ऐसा कहकर जिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। यह देखकर वांगजी का तो सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था, भले ही सिजोई सिर्फ 6 साल का है, पर उसे इतनी समझ तो है कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो सिजोई समझ रहा है वो दरअसल में जिया है। मगर उसे सिजोई समझकर उसके बदले बदलाव को देखकर वांगजी के टेंशन के मारे पसीने छूट रहे थे। वांगजी ने बड़े बड़े वहीं खड़े खड़े डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर मारवाज के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत वांगजी का फ़ोन उठा लिया। हेलो वांगजी, हाउ आर यू? लान परिवार की छोटी सी छोटी बात अगर अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात तो हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसलिए वांगजी ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी भी बात ना सुन रहा। फिर वांगजी ने थोड़े दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आई थिंक सिजोई नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल के किसी एक गेस्ट को अपनी मदर समझने लगा है। और वो वांगजी कहते कहते रुक गया और फिर उसने कुछ सोचकर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स वांगजी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिन माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी हुई माँ से बातें भी करते हैं। ये एक फेज़ है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिक लगे तो मुझे कहना, आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डोंट वरी। डॉक्टर ने तंग कर फ़ोन कर दिया। वांगजी डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी के रिसेप्शन तक आ गया। ठीक उसी वक्त विंग भी सिजोई को लेकर मेन गेट से आया। वांगजी का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। सिजोई ने पीछे से ही अपने पापा को पहचान लिया था। उसे पता था अगर उसके पापा ने सिजोई को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देखा तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले वांगजी उनकी तरफ मुड़ता, सिजोई विंग के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। और जब वांगजी मुड़ा तो उसने देखा विंग आ रहा है। उसका गुस्सा विंग के लिए साथ में आसमान पर था। वो अचानक विंग का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। विंग के मुंह से चीख निकल गई। आसपास के खड़े लोग काम रोककर विंग और वांगजी को देखने लगे। वांगजी ने किसी की परवाह किए बिना विंग पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें और क्या कर रहे हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? विंग को लग रहा था जिया उसके पीछे है। वो जिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था। विंग ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और वांगजी से बोला, देखिए मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले विंग अपने बचाव में आगे कुछ कहता, वांगजी ने उसकी बात काट कर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर विंग ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथों से वांगजी को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। विंग ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोला, देखें आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब है ही नहीं। वांगजी विंग की बात सुनकर शॉक हो गया क्योंकि विंग के साथ कोई नहीं था। वांगजी विंग के पीछे देखने लगा। तभी विंग ने भी मुड़कर देखा और विंग हैरान हो गया। जिया वहाँ नहीं थी। विंग पैनिक होकर लॉबी में जिया को आवाज़ देने लगा, जिया कहाँ हो तुम? परेशान विंग ने अपने बैग से फ़ोन निकाला। वांगजी समझ नहीं पा रहा था यह सब विंग का कोई दिखावा था या सचमुच में उसकी बच्ची खो गई है। विंग पूरी लॉबी में जिया को ढूंढने लगा। एक हाथ से उसने जिया को फ़ोन लगाया। जिया का फ़ोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराए विंग बार बार फ़ोन लगा रहा था। वहीं वॉशरूम में जिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंची रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से एडियो को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। फिर अपनी जेब से फ़ोन जो उसके जेब में काफ़ी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फ़ोन सेव कर और बिना फ़ोन कान में लगाए बोले, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर जिया ने फ़ोन काट दिया। जिया की इतनी बात सुनकर विंग की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों में रखकर
सांस लेने लगा। जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ तो वॉशरूम की ओर दौड़ा और वहाँ सिजोई टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद सिचेन ने दरवाज़ा खोला तो सिजोई को देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेज़ी से सिजोई को उठा लिया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं वांगजी ने सिजोई को कमरे के बाहर देख तो नहीं लिया। सिजोई के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। सिजोई को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठाकर घबराए हुए सिचेन ने पूछा, तुम बाहर कब गए? गगा ने तुम्हें देखा तो नहीं? तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा। एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर विंग के साथ डिनर करने के बाद सिजोई काफ़ी खुश था। उसने अपने अंकल की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने हाथ से इशारा करके सिचेन को पास बुलाया और सिचेन के कान में कहा, पापा देखे। उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर गया और फिर वहाँ से लिफ्ट में सीधा यहाँ। सिचेन और सिजोई का चेहरा बिल्कुल पास था। सिचेन ने वहीं से ही सिजोई ने जैसे ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? सिजोई ने अपनी आंखें नीची करी और मुस्कुराकर बोला, पिज्ज़ा खाने। इधर विंग लेडीज वॉशरूम के पास गया और जैसे उसने जिया देखी, उसने जिया को उठाकर चूम लिया। फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया, आज पूरी शाम तुम बिहेव्ड थे। होटल में आती तुम्हारी शैतानियाँ शुरू। जिया भी अपने मामा को किस करके कहती, आज का पिज्ज़ा बहुत टेस्टी था। विंग मुस्कुराया और बोला, है ना, तो फिर से चलेंगे। इस बात पर जिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। विंग नहीं चाहता था कि मेन लिफ्ट के सामने से रिसेप्शन के पास खड़ा वांगजी जिया के सामने फिर वो सब बोले। उसने अभी कहा था। विंग जिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गया। उधर स्वीट नंबर 2401 में सिचेन ये सुनकर परेशान था कि आखिर सिजोई पिज्ज़ा किसके साथ खाकर आया है। वो रूम में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि वांगजी को कहीं से पता चले, मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर सिचेन ने वांगजी को सब कुछ बताने के लिए फ़ोन लगाया। टेंशन में मारे उसकी सांसें भारी हो रही थी। जैसे ही दूसरी तरफ से वांगजी ने फ़ोन उठाया, सिचेन हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, गगा सिजोई पिज़्ज़ा खाकर आया है। लेकिन उसके बाद उसके आगे की बात सुनकर सिचेन और गहरे सदमे में चला गया, क्योंकि वांगजी ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शौक लगने की बारी तो वांगजी की थी, पर एक सेकंड, वो रूम में है, मतलब सिजोई ऊपर तुम्हारे साथ है? सिचेन ने रिलीफ के साथ कहा, हाँ वो तो आ गया। वांगजी को सिजोई का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर उसे डॉक्टर की बात भी आई। ये फेज़ है, निकल जाएगा। वांगजी ने सिचेन से कहा, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे और विंग अपने सूट के बेडरूम में बेड पर लेट गया। सारे दिन की थकान के बाद उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई देती और वो सो गया। पर जिया, उसकी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। और उसके बाद एक ही फिल्म बस चल रही थी कि जिया, उसकी मामा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और जिया अपने पापा के कंधों पर बैठी है। जिया ने कच्ची नींद में सोए विंग से पूछा, मामा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। विंग की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने जिया की बात तो नहीं सुनी। जिया ने भी विंग को सोते हुए देखा और उसे पता था कि मामा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी है, इसलिए उसने डिस्टर्ब नहीं किया। और वहाँ सिजोई की भी हालत ऐसी थी और दोनों सो गए। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाज़ों के साथ सिजोई की आंखें खुली। बीतती रात उसे काफ़ी अच्छी नींद आई थी।